नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए विषय को लेकर रूबरू हैं। आज हम कई अहम मुद्दे पर बात करेंगे, जिस मुद्दे पर आपको गौर करना आपके लिए ज़रूरी है कि इसलिए कि ये देश की बात है, देश के लोगों की बात है, आपकी बात है। इसलिए इस चर्चा में शामिल होना आपका ज़रूरी है और आपको ये पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो देश की वस्तु स्थिति से आप अवगत होंगे। इसलिए कि अभी हम जिस चीज़ का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, उस पोस्टमार्टम को आपको भी समझना ज़रूरी है। आप ज़रा गौर कीजिए। आप देखिए कि जो 2014 में सत्ता संभालने से पहले देश की जनता के लिए, देश की जनता को, देश की जनता से वादा करती है कि हम सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं तो एक एक देश के लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। वो 15 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, उसका भी सत्ता में आने के लिए बेचैन दल और उसके नेता जिक्र करते हैं और साफ इस तरह से बताते हैं कि जैसे वो सत्ता में आते हैंगे, सरकार उनकी बनेगी, केंद्र में वो छाएंगे और वो सारे जनता के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये 2014 की बात है और आज 2021 है और 2021 7 साल सरकार के हो गए, लेकिन ये सवाल अब भी सवाल ही बना हुआ है कि कहाँ गए वो 15 लाख। 15 लाख की चर्चा इस पुरानी बात को इसलिए सामने लाई जा रही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में कोरोना में मरने वालों के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मुआवजे की मांग की थी। कोरोना से मृत परिजनों की साफ मांग थी कि जो लोग कोरोना से मरे हैं उन्हें 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके बेबस परिवार, लाचार परिवार, पीड़ित परिवार किसी तरह उससे अपना गुजारा कर सके और आगे की ज़िंदगी तय कर सके। और उस ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए उनके 4 लाख की मांग कोई ऐसी मांग नहीं थी जिसे कोई सरकार, कोई सत्तासीन और सत्ता का सुख भोगने वाला और देश की जनता की सूद लेने का दम भरने वाला उसे नकार सकता हो। लेकिन आपको हैरत होगी कि मौजूदा केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में साफ नकार दिया कि हम जो है इसको वो मुआवजा नहीं दे सकते। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात उस पहलू पर करें जिस पहलू पर ज़रूरी है बात करनी। कोरोना से भारत जो है ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा मौत के मामले में आगे रहा है और आपको जान के हैरत होगी कि कोरोना में दूसरी लहर में भारत के देश के सपूतों की जान गई है। आप उसे कह सकते हैं कि लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में भारत के सपूत शहीद हुए हैं, यानी कोरोना में उनको शहीद कर दिया गया। और शहीद को, कोरोना से मरने वाले को तो सरकार को शहादत का दर्जा देना चाहिए, इसलिए कि कोरोना से जो 2.5 लाख 3 लाख लोग मरे हैं वो सरकार की लापरवाही से मरे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार ने उन्हें मार दिया है। कोरोना कोई विपदा नहीं थी, कोरोना कोई आपदा नहीं है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामे में भी मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें कोरोना को सरकार ने आपदा नहीं माना है, विपदा नहीं माना है। और जब वो आपदा नहीं मान रही है, विपदा नहीं मान रही है, तो फिर ये जो लोग मरे हैं किस चीज़ में मरे? इसका मतलब है कि सरकार के कुप्रशासन और अस्पताल की दयनीय स्थिति और अस्पताल के खुद बीमार रहने की वजह से ये लोग मरे। आप ये सोचिए कि दूसरी लहर में कितने लोगों की जान जाती है। लगभग 100 दिनों तक कोरोना देश में रहता है और उन 100 दिनों के में लगभग 24 घंटे में आप कह सकते हैं कि रोज़ाना प्रतिदिन लगभग 2000 लोगों की मौत होती है। और यह मौत का आंकड़ा 2,65,000 से लेके 2,85,000 तक पहुंच जाता है। मीडिया बताता है कि कोरोना की दूसरी लहर में मरने वालों की तादाद लगभग 2,65,000 है और कुछ दिनों के बाद सरकार कहती है कि मरने वालों की तादाद 2,85,000 है। अब आप मान लीजिए सरकार के 2,85,000 क्यों कह रही है और मीडिया 2,65,000 क्यों कह रहा, और मीडिया के ये कहने के बाद जो है सरकार अचानक लगभग 20,000 मौतों की संख्या को कैसे बढ़ा दे रही है? इसकी वजह आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक लेख में ये बात सामने आई कि दूसरी लहर में भारत की सरकार
केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है मौतों की संख्या को छुपा रही है। यानी सरकार जो आंकड़ा पेश कर रही है कि 2 से 3 लाख के बीच में मौतें हुई हैं, वो मौतों की संख्या 5 गुने से लेके 7 गुनी ज़्यादा है। अब आप ये मानकर चलें कि अगर मीडिया की बात ही माने, अपुष्ट ही माने, और अगर 2,65,000 लोगों की मौत होती है दूसरी लहर में, यानी 100 दिन में, और अंतर्राष्ट्रीय जो है वो दावा है कि सरकार छुपा रही है और मरने वाले की तादाद जो है, कोरोना से मरने वालों की तादाद 5 गुनी और 7 गुनी है। अगर उसे आप 5 गुने से मल्टीप्लाई करें तो मरने वालों की तादाद 11 लाख से ज़्यादा हो जाती है, और अगर 7 गुनी करें तो मरने वालों की तादाद 15 लाख से ज़्यादा हो जाती है। अब आप ये सवाल इसलिए है, अहम है कि सरकार जो है 2,85,000 बताती है। जब ये सामने मामला आता है कि विश्व बिरादरी और विश्व में पूरी दुनिया में ये बात कही जाने लगी, एक लेख में ये बात सामने आ गया है कि भारत ने मौतों के आंकड़ा को छुपाया है, यानी मरने वालों की तादाद जो बताई जा रही है उससे 5 गुना ज़्यादा मौतें हुई है और 7 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। यानी कि 5 गुना और 7 गुना, यानी कहने का मतलब है कि अगर सरकारी आंकड़ा में देखें तो 5 गुना है तो वो लगभग 13 लाख पार कर जाता है, और अगर 7 गुना है तो वो लगभग 17 से 18 लाख हो जाती है। और जब ये बातें सामने आती है तो सरकार इसकी चिंता सताने लगती है कि विश्व में सरकार की जब साख जा रही होती है और देश में सरकार की साख पर जब बट्टा लग जाता है तो सरकार जो है उस लेख पर और उस जो विचार आ रहा है उस पर उसके लिए PIB को आगे कर देती है, यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को आगे करके ये उससे ये कहलवाती है कि ये जो भी आंकड़ा दिया गया है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, बल्कि बस एक वैज्ञानिक डाटा को आधार मानकर ये आंकड़ा पेश किया गया है और ये आंकड़ा सही नहीं है। मरने वालों की तादाद जो है वो 5 गुनी और 7 गुनी नहीं है। और सरकार फिर स्वास्थ्य मंत्रालय बाजाफ्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मरने वालों की तादाद जो दूसरी लहर में मरने की वालों की तादाद 2,85,000 के आसपास है। अब आप ये समझिए कि सरकार जो है जब विश्व और दुनिया के दूसरे देशों से ये बात सामने आ रही है कि भारत जो है कोरोना से मरने वालों की तादाद को छिपा रहा है, तो सरकार जगती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के ये बात बताने की कोशिश करती है कि मरने वालों की तादाद 2,85,000 है ये दूसरी लहर में, और पहली लहर में लगभग, यानी कि कोरोना जब पहली बार हुआ था तो उससे मरने वालों की तादाद लगभग 1.25 लाख है। यानी कुल मिला के लगभग सरकारी अनुसार यानी भारत में कोरोना से पहली और दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या लगभग 3.25 से 3.5 लाख है। अब आप ये सोचिए कि सरकार के इसमें और बाहर से विदेशों के लेखों में, विदेशों के मीडिया में ये बात क्यों आती है कि इतने का अंतर कैसे हो सकता है कि 2.5 से 3 लाख सरकार बताए और 15 से 18 लाख बाहर के विश्व का मीडिया बताए, तो हमारे देश का मीडिया क्या कर रहा है? जाहिर सी बात इतना अंतर तो नहीं होना चाहिए था। आखिर सरकार ने इसको क्यों छुपाया? और जब आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको बहुत सी आईने की तरह साफ़ हो जाएगा। इसलिए साफ़ हो जाएगा कि सरकार उस लेखों से बुरी तरह घबरा गई और एक संदेश देना चाहिए। इसलिए सरकार जो मीडिया में खबर आ रही थी कि 2,65,000 लोग दूसरी लहर में कोरोना से मरे हैं, सरकार तुरंत 20,000 जो है वो बढ़ा देती है। यानी कि तुरंत जो है वो सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंद फानंद में करती है और स्वास्थ्य मंत्रालय बताता है कि मरने वालों की तादाद दूसरी लहर में 2,85,000, यानी कि आप 20,000 जो है मौतों को आप छुपा रहे थे। यानी सरकार इस स्थिति में भी 20,000 मौतों को छुपा रही थी। अगर विश्व दुनिया की मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाता तो ये 20,000 आपको जानकर समझना होगा कि क्या 20,000 जो है वो मौतें कम हैं? किसी भी देश के लिए 20,000 मौत काफ़ी होती है। और दूसरी लहर में जब पहली लहर में 1.25 लाख लोग मरे थे, दूसरी लहर में उसके 2 गुना से भी ज़्यादा लोगों की मौत होती है। तो दूसरी लहर में तो अगर सरकार ने बहुत कुछ किया, सरकार ने कदम उठाया और सरकार बहुत कुशल प्रबंध किया, तो फिर तो मौतों की संख्या घटनी चाहिए थी। ये तो 100 दिन में इतनी मौतों की संख्या कैसे हो जाएगी? इसका मतलब साफ है कि सरकार ने पहली लहर से
सजग नहीं, चेती नहीं, उसने कोई प्रबंधन नहीं किया, उसने आपदा क्या होती है उसको नहीं माना और कोरोना को उस सरकार ने आपदा के तौर पर नहीं लिया। इसलिए सरकार ने इस पर कोई बजट नहीं बनाया, सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया और सरकार ने इस पर कोई होमवर्क नहीं किया। यही वजह रही कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई और अचानक आई तो लोग मुर्गी और जानवर की तरह दम तोड़ने लगे। ये जो दम टूटे कोई कोरोना सही मायने में कोई बीमारी नहीं, कोरोना एक क्या है, वायरल बुखार है। और वायरल बुखार में अगर किसी भी बंदे को 3 दिनों तक प्रॉपर उसका इलाज हो जाए, उसको पैरासीटामोल और उसको बुखार और दर्द की दवाएं दी जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। ये हर साल होता है कि जब भी मौसम बदलता है, जब मौसम बदलता है जाड़े से गर्मी की तरफ, जब भी मौसम करवट बदलता है तो वायरल बुखार का होना स्वाभाविक है। और ये वायरल बुखार गर्मी से जाड़े में भी जब मौसम तब्दील होता है तब भी वायरल बुखार होता है, यानी साल में 2 बार वायरल बुखार आता है और सबके साथ होता है। जिनका की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है वो बचे रहते हैं इस वायरल से, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है उनको वायरल बुखार से 2-4 होना पड़ता है। लेकिन इसके लिए मामूली दवाएं हैं, मामूली इलाज है, मामूली परहेज है। उस परहेज को लोग करते आ रहे थे, कभी कोई मरा नहीं, आज तक वायरल बुखार से मरा नहीं। लेकिन जब वायरल बुखार को कोरोना का जामा पहना दिया गया और जब कोरोना का जामा पहना दिया गया तो एक देश में हायतोवा मच गया, एक साइकोलॉजिकल लोगों के दिमाग पर इफेक्ट हुआ और जो लोग भी वायरल बुखार से पीड़ित हुए वो आनंद फानन में हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल की बदहाली ने उनको मार दिया। आप ये कह सकते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल गए वो मौत से लड़ते रहे और हॉस्पिटल ने उनको मार दिया, हॉस्पिटल की कुव्यवस्था ने उनको मार दिया, इसलिए कि हॉस्पिटल में दवा नहीं, कोई सिस्टम नहीं, ऑक्सीजन नहीं और तीमारदारी के लिए वो हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ नहीं, सही डॉक्टर नहीं, लोग पानी के लिए तड़पते रहे। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, 2-4 ही आए हों, लेकिन आप उनसे स्थिति से समझ सकते हैं कि ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें लोग वो पानी मांग रहे हैं, लोग डॉक्टर सुन रहे हैं, स्टाफ सुन रहे हैं, उनको पानी नहीं दिया जा रहा, वो पानी के लिए मर जा रहा। कई जगह ये ऐसे वीडियो आए, भयानक वीडियो आए कि नर्सिंग स्टाफ ही, हॉस्पिटल का स्टाफ ही उनके ऑक्सीजन मास्क को निकाल दे रहा है आधे घंटे के लिए और वो फरफरा के दम तोड़ देता है। कई जगह ऐसे आए कि हॉस्पिटल जो तीमारदारी के लोग थे वो किसी तरह रिक्वेस्ट करके अपने लोगों को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी इलाज कराने के लिए थे, उनसे सौदेबाजी की जा रही थी, पैसे से लेकर जिस्म तक का उनका सौदा किया जा रहा था और वो सौदा लोग मजबूर थे। और भागलपुर जैसे बिहार के एक भागलपुर शहर, रेशमी शहर में ये किस्सा सबके सामने आ गया जब एक औरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अस्पताल का पोल खोल के रख दी कि डॉक्टर उनसे क्या डिमांड कर रहे थे, डॉक्टर ने उनके साथ क्या किया, नर्सिंग स्टाफ ने उनके साथ किया। और इस तरह के ये एक बानगी नहीं थी, लगभग सब जगह का यही स्टाफ था। यानी कि हॉस्पिटल जो है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, वो उस समय दानव बन गया था और ये दानव सरकार के इशारे पर बना होगा। इसलिए कि अगर सरकार चेतेगी, लोगों को डर रहेगा, डॉक्टरों को, नर्सिंग स्टाफ को अगर ये डर रहेगा कि अगर हमने प्रॉपर इलाज नहीं किया तो हमारी जो है सरकार हमें जीने नहीं देगी, हम पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो सरकार उन डॉक्टरों की, उन नर्सिंग स्टाफों की, उस हॉस्पिटलों की वाहवाही कर रही थी। आप सोचिए कभी कोई सरकार ने किसी हॉस्पिटल की किसी पुलिस स्टाफ की, किसी अपने स्टाफ की और सरकारी कर्मचारियों को तारीफ़ की है? जब आप किसी की तारीफ़ करेंगे, अपने बच्चों की तारीफ़ करेंगे, सोचिए कि आप अपने बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं। जब कोई सरकार अपने स्टाफ की तारीफ़ कर दे तो समझिए कि वो अपने स्टाफ को इशारा कर रही है कि तुम काम मत करो, तुम्हें ऐसे ही सर्टिफिकेट मिल गया। उसे काम करने की क्या ज़रूरत है? जब सरकार ही उसे सर्टिफिकेट दे रही है कि हमारे स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो क्यों काम करेगी? पब्लिक की लोग क्यों सुनेगी? वो पब्लिक की नहीं सुनी, इसलिए कि पब्लिक की जब सरकार नहीं सुनती है तो सरकारी कर्मचारी कहाँ से सुनेंगे, डॉक्टर कहाँ से सुनेंगे? आप ये सोचिए कि पहली लहर में जो स्थिति थी, उसके बाद हर हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए, ऑक्सीजन का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए था, दवाओं का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। लेकिन अस्पताल में न दवा, न कोई इंतज़ाम, न डॉक्टर का सही इंतज़ाम, न स्टाफ का सही इंतज़ाम, कुछ नहीं, सिर्फ भाषणबाजी, कोरा आश्वासन और सरकार का कि हमारा स्टाफ, हमारा हॉस्पिटल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसका मतलब ये सीधा सा सवाल था कि लोग, सरकार खुद चाह रही थी कि कोरोना से लोग बचे नहीं,
आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये सरकारी मौत है, इसलिए कि इतने लोग मर रहे हो और हॉस्पिटल को दुरुस्त सरकार जो नहीं कर सकती है, 100 दिन काफ़ी होता है। और 100 दिन में अगर सरकार एक हॉस्पिटल को दुरुस्त नहीं कर सकती, इंतज़ाम नहीं कर सकती, तो वो सरकार निकम्मी है। और इस सरकार कि मंशा को आपको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पर गौर करना पड़ेगा। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि एम्स के निदेशक गुलेरिया ने का ठीक 19 जून को, यानी अभी हाल में एक प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना में का पालन सही ढंग से नहीं किया गया तो 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर फिर से पनप सकती है, फिर से आ सकती है। इसका मतलब है कि 6 से 8 हफ्ते का मतलब है, आप मान लें कि जाते जाते जून और शुरू होते जुलाई में फिर से कोरोना दस्तक देगी। यानी कोरोना का आतंक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब आप इस बात को समझने के लिए अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पीड़ितों ने एक याचिका दायर की और उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि आप सरकार से कहें कि कोरोना पीड़ित में जो मरने वाले लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए। उन्होंने मुआवजे की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करती है और उस हलफनामा में दायर करती है और उस हलफनामा में सरकार ये कह देती है कि हम कंगाल हो गए हैं, हमारी आर्थिक स्थिति चौपट हो गई है, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम सरकार पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। यानी जब जनता को देने की ज़रूरत है तो सरकार कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। सरकार मरने वालों पर सिर्फ एक संवेदना के बोल बोलते हैं और एक सहानुभूति जताती है। सरकार का कहना है, साफ सरकार ने कहा कि हमने कोरोना के दौरान लोगों के लिए इतना कुछ किया कि हमारा सारा का सारा खजाना खाली हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार का यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में झूठ का पुलिंदा से और ज़्यादा क्या हो सकता है कि सरकार ने पहली लहर हो, ये दूसरी लहर है, जनता के लिए सरकार ने क्या किया। जनता के किसी जनता में किसी कोरोना के दौर में क्या किसी के बैंक अकाउंट में सरकार ने कुछ पैसे भेजे? नहीं भेजे। जब सरकार ने कुछ नहीं किया तो कौन सा इंतजाम? कि हॉस्पिटल में लोग तरफ रहे थे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था, हॉस्पिटल में दवा नहीं थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, हर हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ नहीं थे। सरकार ने क्या किया? जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे थे, जो लाखों लाख 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च कर रहे थे, क्या उनको सरकार ने वो पैसा दिया? क्या आपने जो इलाज कराया था, आपके लोग मर गए, परिजन मर गए, पीड़ित मर गए, उसका सरकार जो है वो खर्च उठाती है, वो आपको तो सरकार का पैसा कहाँ गया? सरकार किस तरह से झूठ बोल सकती है? सरकार किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर सकती है? ये आप समझ सकते हैं कि ये सरकार गुमराह करने वाली सरकार है। जनता को तो गुमराह करके जो है वोट लेके सत्ता में सीन हो गई और आप सुप्रीम कोर्ट जैसे विवेकशील, जिस पर पूरी दुनिया को, पूरे देश को भरोसा था, उसे भी गुमराह कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कैसे सरकार के इस पर गुमराह भी हो जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेगी अभी देखना बाकी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है अभी सरकार में के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए, उसकी एक एक बारीकी को देखना चाहिए और उसको पड़ताल करनी चाहिए, उसका पोस्टमार्टम करना चाहिए कि सरकार अगर कह रही है कि हमने देश की जनता के लिए कोरोना के काल में भी बहुत कुछ किया, लोक कल्याणकारी योजना चलाई और इतना कुछ दिया जिससे हमारा खजाना खाली हो गया। आप समझिए कि कोरोना में तो लोग मर रहे थे, पहले फेज के कोरोना हो या दूसरी लहर हो, दोनों में सरकार की तरफ से कहीं कुछ नहीं दिखा। और हॉस्पिटल में जिस तरह से लोग मर रहे थे, जो बेबसी का आलम था और जितनी लोगों की मौत हुई, वो मौत आप समझ सकते हैं कि कैसे हुई होगी। जाहिर सी बात है ये सरकारी लापरवाही हुई और सरकारी लापरवाही जो हुई तो सरकारी मौत कह सकते हैं। और इन जो भी मरे हुए हैं, सरकार का आंकड़ा 2,85,000 अगर दूसरी लहर में मरे, 1.25 लाख पहली लहर में रहे, तो ये जितने भी लोग मरे हैं 3.5 लाख के लगभग, इनको तो शहीद का दर्जा देना चाहिए। और सरकार को कोरोना से पीड़ित से जो लोग मरे हैं उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए। ये मांग जो है जनता को करनी चाहिए। और इसलिए कि जो लोग मरे हैं वो सरकार की बेबसी के आलम में मरे हैं, सरकार के पुख्ता इंतजाम नहीं होने की वजह से मरे, सरकार की अदूरदर्शिता की वजह से मरे। और जब सरकार की अदूरदर्शिता के मरे हैं तो उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को सरकार पर डालनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेते हुए ये कहना चाहिए कि आप मुआवजा भी देंगे और आप जो है
एक एक नौकरी भी देंगे। इसलिए कि जिनके परिवार के कमाने वाले, जिनके घर के मुखिया वो मर जाएंगे तो वो परिवार कैसे चलेगा, वो परिवार कैसे जीगा। मुखिया, घर का मुखिया कोरोना से मरा है, कोरोना से उसे मार दिया गया है, घर के लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कोरोना से मरने वालों पर थोड़ी सी दया दृष्टि दिखानी चाहिए, थोड़ी सी हमदर्दी बरसनी चाहिए। ये हमदर्दी देश हित में ज़रूरी है। अब आप आइए, हम असली सवाल क्या है कि जो सरकार पे यह आरोप लग रहा है कि सरकार ने क्यों मौत के आंकड़ा को छुपाया है। जो लेख विदेशों मीडिया में आ रहे हैं और एक लेख में जो कहा गया है कि भारत में की सरकार मौतों के आंकड़ा को छुपा रही है, मरने वालों की तादाद दूसरे इसमें 5 गुना से 7 गुना था, यानी 15 से 18 लाख लोगों की मौत हुई है और सरकार जो है वो क्यों उसे 2,85,000 बढ़ाता है। इसके पीछे का कारण यही है कि सरकार को मालूम है कि मुआवजा देना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब रेल एक्सीडेंट होता है, बाढ़ में लोग मरते हैं, भूकंप में लोग ज़मीन के अंदर दब के मर जाते हैं, तो सरकार क्या करती है कि उसमें से 100 में से 10 लोगों को चिन्हित करती है और बाकी लोगों की कोई सूद नहीं लेती। यानी बता दिया जाता है कि अगर 10 लाख लोग मरे हैं तो बताया जाता है कि 1 लाख लोगों की मौत हुई, इसलिए कि उस 1 लाख लोगों में अगर बाढ़ में, भूकंप में और दूसरे आपदाओं में मरते हैं तो उसमें एक मुआवजे का प्रावधान है। सरकार 12 आपदाओं को ही आपदा मानती है, जिसमें बाढ़ है, सुखाड़ है, भूकंप है, इस तरह के 12 आपदा हैं और उसके लिए जो है इस वर्ष का 22,184 करोड़ रुपया अभी भी बचा हुआ है। और ये 22,184 करोड़ रुपया 12 आपदाओं के लिए सरकार ने रखे हुए हैं, उस पर अभी कोई खर्च नहीं हुआ। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि और याचिका में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया और ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया है। अब आप सोचिए कि लगभग पहली लहर और दूसरी लहर मिलाकर लगभग 3.5 लाख लोग कोरोना से मरे हैं, जो सरकार का आंकड़ा है। तो 3.5 लाख लोगों को सरकार 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकती। सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट में तर्क देती है कि अगर हम 4 लाख का मुआवजा इन कोरोना पीड़ितों को दे देंगे तो जो 12 आपदाएं हैं, बाढ़ है, भूकंप है, आगजनी है, सुखाड़ है और दूसरे तरह के जो आपदा हैं उस पर जो 22,184 करोड़ रुपए हैं वो इसी मद में खर्च हो जाएंगे। तो फिर बाकी के लिए क्या होगा। आपको समझना चाहिए जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में सबसे पहले जब विषम स्थिति हो जाए तो समझदार सरकार, समझदार सत्तासीन पहले उस चीज़ को, उस विपदा को निपटाने की कोशिश करती है। अगर कोरोना को आप विपदा नहीं मान रहे हैं तो इतने दिनों में आपने कोरोना को विपदा क्यों नहीं माना। जैसे दूसरी लहर आई थी, आपको कोरोना को विपदा की श्रेणी में रखनी चाहिए। आपने, सरकार ने कोरोना को विपदा की श्रेणी में नहीं रखा और अब उससे पाला जा रही है कि हम मरने वालों को मुआवजा नहीं देंगे। मुआवजा क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे कि ये सरकार की नज़र में कोरोना विपदा नहीं है, आपदा नहीं है और आपदा की श्रेणी में है। सरकार की नज़र में सिर्फ 12 ही आपदा हैं और उसके लिए सरकार के पास 22,000 करोड़ रुपया अभी भी बचे हुए, लेकिन उसमें से 3.5 लाख लोगों को 4-4 लाख का मुआवजा वो नहीं दे सकती है। और जो सरकार ऐसी स्थिति में मुआवजा नहीं दे सकती है तो फिर वो क्या कर सकती है। इसलिए आप सीधी सी बात ये जान लें कि सरकार को देश के लोगों से कोई हमदर्द नहीं है। कोरोना जैसा संकट अगर आपदा नहीं हो सकता है तो आप आपदा क्या किसे मानेंगे। आपने कहा कि हम बदलाव करते हैं, आपको बदलाव करना चाहिए कि आपके सिस्टम में, आपको संविधान में और जिस तरह से आप आपदा घोषित करते हैं उसमें कोरोना को जोड़ना चाहिए या आने वाली किसी भी महामारी को चिन्हित करना चाहिए कि इस स्थिति में इतने लाख लोग मरेंगे, इतने लोग मरेंगे, इतनी तबाही होगी, तो वो आपदा की श्रेणी में होगा और उसके लिए एक बजट निर्धारित करना चाहिए। आप जब कोरोना से लोग मर रहे हैं तो आप हथियार खरीद रहे हैं, आप हथियार पे बजट खर्च कर रहे हैं, बारूद पे बारूद, गोले पे गोले और एक से एक लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं। और यहाँ लोग खाने के लिए मोहताज है, ऑक्सीजन के लिए मोहताज है, दवा दारू के लिए मोहताज है। आपको अपनी रणनीति तो दुरुस्त करनी पड़ेगी। और रणनीति दुरुस्त कैसे होगी? इसलिए कि देश की जनता अगर भोली है, देश की जनता अगर बेवकूफ़ है, देश की जनता अगर आपकी नज़र में नामाकूल है और आप सोचेंगे कि हम इन्हीं देश की जनता की कमज़ोरियों को भुनाते रहेंगे तो एक अच्छी सरकार की ये पहचान नहीं है। एक अच्छी सरकार का काम है कि जनता के मकसद को पूरा करना,
जनता के उद्देश्यों पर खरे उतरना। क्या ये सरकार पिछले 7 सालों में जनता के किसी भी उद्देश्यों पर खरी उतरी है? नहीं खरी उतरी है। इस सरकार को सत्ता में आने के बाद और पहली बार झांसा देकर जनता को सत्ता में आई और दूसरी बार हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान को तोड़ के एक भगवा ब्रिगेड को आगे बढ़ाकर उसने देश की जनता को 2 भागों में बांट दिया और वो सत्ता में आई और 7 साल बीत गए। किसके लिए सरकार ने क्या? सरकार क्या मरने वाले में सारे के सारे सरकार के विरोधी ही थे? लोग थे, उनके अपने भी थे, जिन्होंने उनको वोट दिया वो लोग थे। आज जब वो लोग मर रहे हैं, आज वे लोग जब बिना दवा के मर गए तो उनके परिजनों पर क्या बीत रहा था। और अगर परिजन आपसे सुप्रीम कोर्ट के बहाने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटाकर आपसे मदद की भीख मांग रहे हैं और उस पर जो है आप उनको कुछ मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कहीं न कहीं आप लोग कल्याणकारी सरकार नहीं हैं। आपने जो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया वो सब का सब झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि उस हलफनामे में सरकार ने जो कहा कि हमने कोरोना में क्या किया, हमने कोरोना में बहुत कुछ किया, हमारे बजट ख़त्म हो गए, हम कंगाल हो गए, हमारी स्थिति बदहाल हो गई। अगर सरकार इतना ही खर्च कोरोना के दरमियान की होती तो सरकार की स्थिति बदहाल नहीं होती, सरकार की स्थिति ख़राब नहीं होती, जनता की स्थिति ख़राब नहीं होती, देश की स्थिति ख़राब नहीं होती। और सरकार के इसी झूठ के पुलिंदे ने विदेशी मीडिया को भी और भारत का विदेश में नाम डुबो दिया है। भारत की जो किरकिरी हुई है, भारत की जो किरकिरी हो रही है, उसकी व्यवस्था को लेकर, केंद्र सरकार के कारनामों को लेकर, सरकार की उपलब्धियों गिनाने के तौर तरीकों को लेकर और झूठ बोलने के स्थिति को लेकर ये सरकार ने पूरे दुनिया में भारत का नाम नीचा कर दिया, भारत का मस्तक नीचा कर दिया। इस सरकार से लोगों को जो उपेक्षा थी, ये सरकार किसी भी पहलू पर एक बिंदु पर भी इन 7 सालों में खरी नहीं उतरी है। यानी किसी भी लोगों के लिए ये सरकार जो उनके अंधभक्त हैं उसके लिए भी ये सरकार जो है वो खरी नहीं उतरी, इसलिए कि इनके अंधभक्त भी जब ऑक्सीजन के लिए इन्हें फ़ोन कर रहे थे, इनके लोगों को फ़ोन कर रहे थे, जब उनके परिजन तड़प रहे थे और तब उनकी मदद नहीं हो सकी, तो आप समझ जा सकें जो इनके भक्त नहीं हैं उनके साथ क्या हुआ होगा। और जब ये सरकार यानी सिर्फ लोगों को ठगना जानती है और लोगों को ठग कर अपना पेट भरना चाहती है, अपना पेट भर रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक मरने वाले को 4 लाख मुआवजा देना कोई बहुत भारी काम नहीं है सरकार के लिए। बहुत छोटी सी बात थी, मामूली सी बात थी। कोरोना पीड़ित को, मरने वालों को 4 लाख रुपया देना चाहिए। और हमारी मांग है, हमारा सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट को इस हलफनामे का चीरफाड़ करना चाहिए, इस हलफनामे का पोस्टमार्टम करना चाहिए और इस हलफनामे में जो झूठ का पुलिंदा है, इस झूठ के पुलिंदा का पर्दाफाश करना चाहिए और सरकार को दंडित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को घबराना नहीं चाहिए। कोई सरकार अगर जनता को गुमराह करने के बाद अदालत को गुमराह करे और अदालत को गुमराह करने के बाद सुप्रीम अदालत को गुमराह करने की कोशिश करे, तो सुप्रीम अदालत को वो, क्योंकि वो न्याय की मूर्ति है, वहाँ न्याय बसता है, वहाँ न्याय की देवी बसती है। और न्याय की देवी के सामने, न्याय की देवी के कक्ष में जो जज बैठे हैं, जो न्याय मूर्ति बैठे हैं, उन्हें देश के बारे में सोचना होगा, किसी सरकार के बारे में नहीं सोच। इसलिए किसी सरकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का प्रबंध नहीं किया। संविधान में कहीं किसी सरकार को बचाने के लिए, मौजूदा सरकार को उसके झूठ को छुपाने के लिए, उसकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गठन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया कि जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो वो न्यायमूर्ति हैं, उनको न्याय का पक्ष देना है। जो बेजुबान है, जिनकी आवाज़ सरकार नहीं सुन रही है, उनकी आवाज़ बनना है और सुप्रीम कोर्ट को अब आवाज़ बननी होगी। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा, सुप्रीम कोर्ट की साख बीते दिनों कुछ धूमिल हुई है, उस साख को बचाना और जो सुप्रीम कोर्ट पे दाग लगे हैं उस दाग और धब्बे को धोना मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम है। और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस अगर ऐसा कर पाते हैं तो देश की जनता में सुप्रीम कोर्ट को लेकर फिर से एक भरोसा जगेगा और मौजूदा चीफ जस्टिस का मान और सम्मान बढ़ेगा और आने वाले चीफ जस्टिस के लिए एक नज़ीर होगा कि इन्होंने जो काम किया, इन्होंने जो इंसाफ की
प्रतिमूर्ति स्थापित की है, इंसाफ का प्रतिमान स्थापित किया है, उस पर हमें भी चलना है, उसी के सहारे हमको आगे बढ़ना है और हमें भी एक प्रतिमान स्थापित करना है, ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो गरिमा है वो हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में ये एक मान रहे इसका, और लोग कहें कि नहीं, भारत का सुप्रीम कोर्ट दुनिया के सबसे सुप्रीम कोर्टों में सबसे सुंदर है, न्यायप्रिय है और न्याय करता है। और मुझे आशा है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख, जो मौजूदा प्रमुख हैं, नए प्रमुख हैं, वो इस पर गौर करेंगे और देश की जनता के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, जनता को इंसाफ देंगे और जनता जो उनसे मुआवजा की मांग जो कोरोना के लोग कर रहे हैं, वो दबाव बनाए सरकार पे कि वो 4 लाख रुपया भी दे और सबको परिवार को एक नौकरी भी दे। ऐसा इसलिए भी करना ज़रूरी है, अगर सरकार को आप इसे कह सकते हैं कि दंडित भी करना, अगर सरकार को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट दंडित करे एक एक नौकरी दिलवा के, तो जाहिर सी बात है कि आने वाली सरकार और मौजूदा सरकार भी झूठ बोलने से, जनता को ठगने और किसी बीमारी में और जनता को मरते हुए देने के लिए छोड़ देने को विवश नहीं होगी। वो जनता के लिए सोचेगी, क्योंकि वो देखेगी कि हमारे ऊपर भी एक आंख है, सुप्रीम कोर्ट हमारी भी वस्तुस्थिति को देख रही है। इसलिए अगर हम जनता को बेपनाही में छोड़ देंगे, मरने को छोड़ देंगे, हॉस्पिटल के इंतज़ाम को बर्बाद होने देंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग मरेंगे और लोगों को दवा नहीं मिलेगा, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो क्या होगा इस देश की स्थिति। इसलिए इस देश की चरमराती हुई स्थितियों को सुप्रीम कोर्ट को संभालना होगा और सुप्रीम कोर्ट को बजाफ्ता केंद्र सरकार को फरमान जारी करना पड़ेगा कि भाई मुआवजा तो आपको देना पड़ेगा, आप जहां से ला कर दें। और कोरोना से मरने वाले 3.5 लाख, सरकार ही आंकड़ा मान लीजिए, तो 3.5 लाख लोगों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। ये हमारा विचार है। अब आपको का क्या विचार है मैं जानना चाहूँगा अपने पाठकों से, अपने दर्शकों से, अपने शुभचिंतकों से, कि आप अपनी राय व्यक्त करें कि हमने जो ये वीडियो आपके सामने रखा, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे और फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे ताज़ा वीडियो के साथ। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दोस्त AR आज़ाद।